हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि करीबन 63,000 करोड़ की डील को क्लियर कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 26 रफाल मरीन प्लेटफॉर्म्स जो हैं इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर किए जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है और इसको काफ़ी दिनों से एंटिसिपेट किया जा रहा था। इसके नेगोशिएशन भी काफ़ी लंबे चले हैं और नेगोशिएशन के बाद ये कहा गया कि यहाँ पर जो रफाल की डील है ये अगर हम इन्फ्लेशन ऐड कर दें तो उतने की ही पड़ी है जितने की इंडियन एयरफोर्स को पड़ी थी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठता है कि अगर नेगोशिएशन इतना अच्छा था तो 63,000 करोड़ में खाली 26 रफाल कैसे लिए जा रहे हैं। तो डॉलर्स में ये जो 63,000 करोड़ है ये आज का 7.2 बिलियन डॉलर्स है और 2016 में 8.5 बिलियन डॉलर्स में इंडिया ने 36 रफाल प्रोक्योर किए थे। तो उस समय पर यूनिट कॉस्ट हमें 236 मिलियन डॉलर्स पड़ा था। तो उस समय के 236 मिलियन डॉलर्स को अगर आप इन्फ्लेशन को ऐड करके आज कैलकुलेट करेंगे तो ये 317 मिलियन डॉलर्स होता है। और नेवी की जो रफाल की डील है जो कि 7.27 बिलियन डॉलर्स के आसपास कॉस्ट करने वाली है, उसके लिहाज से एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट 279 या फिर 280 मिलियन डॉलर्स के आसपास का पहुंच रहा है, जो कि एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की रफाल डील से पर यूनिट प्राइस को कम बनाता है। तो ये यहाँ पर साउंड ज़्यादा कर रहा होगा, पर ये एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की रफाल डील से बेटर नेगोशिएटेड है और ओवरऑल प्राइस जो है इन्फ्लेशन को ऐड करने के बावजूद जो एयरफोर्स के रफाल का प्राइस होता उससे कम है। तो क्या ये रफाल प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इवन अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में भी? तो इसको लेकर हाल ही में हमने बात करी थी। तो फिलीपींस द्वारा करीबन 20 F-16 ब्लॉक 70 प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जिसके लिए करीबन वो 5.58 बिलियन डॉलर्स को पे करेंगे। तो पर यूनिट प्राइस यहाँ पर 279 मिलियन डॉलर्स पहुंचता है। और इंडियन नेवी को जो 26 रफाल मरीन है वो कितने के मिल रहे हैं? 279.8 मिलियन डॉलर्स के। तो अगर आप इन्हें 280 मिलियन डॉलर्स भी कह देते हैं तो खाली 1 मिलियन डॉलर्स का डिफरेंस है रफाल मरीन में जो कि इंडियन नेवी द्वारा प्रोक्योर किए जा रहे हैं और F-16 ब्लॉक 70 में जो कि फिलीपींस द्वारा प्रोक्योर किए जा रहे हैं। तो अब ये जो मिथ फैलाई जा रही है कि रफाल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फ्रांस ने हमें लूट लिया है, वो कहाँ से प्रूव हो रहा है? और रफाल और F-16 की कैपेबिलिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रफाल एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और यहाँ पर वेपन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, एवियोनिक्स वाइज भी ये एक एडवांस प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद भी अगर 1 मिलियन डॉलर्स का डिफरेंस आ रहा है तो ये शोकेस करता है कि रफाल अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि रफाल का जो प्राइस है ये अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। और F-16 की ये जो डील फिलीपींस द्वारा की जा रही है ये शोकेस करती है कि रफाल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्सपेंसिव होते हैं। बाकी ये जो प्राइस इतना ज़्यादा आपको पर यूनिट मिल रहा है ये खाली प्लेटफॉर्म का प्राइस नहीं है, इसके साथ जो आप वेपन सिस्टम्स को ले रहे हैं वो इंक्लूडेड है, इसके साथ जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, स्पेयर्स मिल रहा है वो इंक्लूडेड है और जो ट्रेनिंग वगैरह का कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड है। हाँ, यहाँ पर नेवी को एयरफोर्स की रफाल की डील से सहूलियत ज़रूर मिली होगी, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको मेंटेन करने के लिए वो पहले से एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर हम नेगोशिएशन के दौरान प्राइस को कम रखने में सक्षम रहे होंगे। तो ये फिर से अफवाह ना उड़ाई जाए कि इंडियन एयरफोर्स को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को फ्रांस लूट रही है या फिर कोई स्कैम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। हाँ, ये बात भी हम यहाँ पर साथ ही साथ क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आप चीज़ों को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं या फिर डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म को एक्वायर करते हैं तो वो हमेशा इंपोर्ट से आपको सस्ते पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए वही बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाली है, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो कोई अमेरिकन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई रशियन प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। रशियन प्लेटफॉर्म वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आपको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेंगे, बट अगेन वहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, सर्विस कॉस्ट और लाइफ टाइम कॉस्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने ट्विटर पर भी प्रॉपरली पोस्ट कर दी है ताकि फिर से मिस इन्फॉर्मेशन को ना फैलाया जाए। तो यहाँ पर खाली प्राइस सुन के हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या TDBF का प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? तो इसका जवाब होगा नहीं। TDBF का प्रोग्राम हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट्स को देखते हुए है और MiG-29 के रिप्लेसमेंट को देखते हुए है। जो रफाल है ये हमारा स्टॉप गैप मेजर है, क्योंकि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं पर उन पर ऑपरेट होने वाली जो फ्लीट है वो नंबर्स में कम है, ऑप्शंस वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए रफाल एम को चॉइस बनाया गया है। और क्योंकि TDBF काफ़ी हद तक रफाल एम की तरह होने वाला है तो रफाल एम यहाँ पर एक ऑप्टिमम चॉइस बनता है TDBF से पहले ऑपरेट होने के लिए। बाकी अगर बात करें MRFA की तो ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अगर आपको कोई एयरक्राफ्ट इंपोर्ट ही करना है
तो वो रफाल ही होना चाहिए या फिर कोई दूसरा 5th जनरेशन फाइटर हो जिसको आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर पाएँ, प्रेफरेबली Su-57। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।